Hello, good morning friends. I welcome you all once again. कैसा फील कर रहे हैं आप? फरीदाबाद सेंटर से तो बड़ा जोश भरा एक मैसेज आया है और मैं उसी को लिख रहा था. थैंक यू फॉर दैट. और वो मैसेज मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा. आई होप ऑल सेटल. थोड़े बच्चे और सेटल हो रहे हैं. चले जी. और कुछ बच्चे अभी भी आ ही रहे हैं. कोशिश किया कीजिए, टाइम पर आइए. हम अपना सेशन बिल्कुल टाइम पर स्टार्ट करना चाहते हैं. एग्जैक्ट टाइम पर स्टार्ट हो और बिल्कुल टाइम रहते खत्म हो. आपको थोड़ा सा ब्रेक भी मिले और फिर नेक्स्ट क्लास भी आपकी है. राइट. चलिए जी. कोटेशन तो मैंने भी देनी है आपको और कुछ चर्चा भी करेंगे हम कोटेशन के ऊपर. लेकिन पहले वो जबरदस्त शेर जो फरीदाबाद सेंटर से आया और मजा आ गया देखकर, पढ़कर, बहुत ही प्यारा. और मैं आपको सुनाऊंगा. अभी लिखवाऊंगा नहीं लेकिन सुनाऊंगा. सुनने में मजा आएगा. अगर टाइम रहा तो मैं आपको लिखवा भी दूंगा. मैंने तो लिख लिया है. यहां तो क्यूआरएस फटाफट भागा ना तो जरा वो गायब हो गया. बट मैंने लिख लिया था क्योंकि मुझे पता मुझे आपको सुनाने में बड़ा मजा आना है. चलिए सुनिए जी. शेर फरीदाबाद सेंटर की तरफ से आप सबके लिए, उनके लिए भी और आपके लिए भी. मुझे याद नहीं है इसलिए मैं देखकर पढ़ रहा हूं. रख हौसला वो मंजर भी आएगा. मंजर मीन्स मंजिल, नजारा. रख हौसला. ओके. हाजरा सेंटर कह रहे हैं सर रुक जाओ जरा कान साफ कर लें. करो जी जल्दी करो. एक्साइटमेंट उनको भी हो रही है. चलिए आई होप साउंड क्लियर हो गया उनका. ओके जी. रख हौसला वो मंजर भी आएगा. प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा. थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर. मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. बहुत बढ़िया. आई वांट आप सब क्लैप करें उनके लिए. बहुत बढ़िया था. और आपके लिए भी है ये. अगर हम रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे तो मंजिल मिलेगी मिलेगी. तो आज मैं चर्चा भी इसी बात पे ही करूंगा. चलिए थैंक यू वेरी मच. सबकी तरफ से क्लैप्स आए हैं जी. बहुत सारे सेंटर्स की तरफ से थैंक यू. ये फरीदाबाद सेंटर के लिए हैं जी सारे क्लैप्स. द्वारका सेंटर से एक आया है. डोंट सी अदर्स डूइंग बेटर देन यू. बीट योर ओन रिकॉर्ड्स डेली एज सक्सेस इज अ फाइट बिटवीन यू एंड योर सेल्फ. बहुत शानदार. आप कल क्या थे और आज क्या हो, क्या इसमें कुछ बेटर लग रहा है? अगर है बेटर तो इट्स योर सक्सेस. अगर बेटर नहीं है तो अभी से कमर कसो. अपने आप को हराना है. मैं जो कल था और जो मैं आज हूं उसके अंदर पॉजिटिव फर्क आना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए. बहुत बढ़िया मैसेज. रोहतक से तान्या का मैसेज है. देयर विल बी प्लेंटी ऑफ स्लीप व्हेन यू आर डेड. लाइफ इज फॉर लिविंग सो वेक अप एंड परफॉर्म. सोना सोना बंद करो भैया. पहले मेहनत कर लो. जब करोड़पति बन जाओगे तो बहुत सोने को मिलेगा. बस आज मेहनत करनी है और फोकस्ड रहना है. ये मैं दोबारा बताता हूं. देयर विल बी प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्लीप व्हेन यू आर डेड. लाइफ इज फॉर लिविंग सो वेक अप एंड परफॉर्म. चलिए जी. थैंक यू वेरी मच. बहुत सारी कोटेशंस और भी आई हैं बट समय की कमी को देखते हुए हम एक दो कोटेशंस को पढ़ेंगे और जोश आएगा. चलिए जी. आज स्पेशली क्योंकि हमारा सेशन अभी स्टार्ट हुआ, एक क्लास हमारी हुई और हमने शायद थोड़ा सा कोई टॉपिक भी किया, लेकिन मैं कुछ और बात उस दिन करना चाह रहा था और वो स्किप हो गई मेरे माइंड से. मैं बात कर नहीं पाया. कोई बात नहीं, आज हम बात करेंगे. बहुत जरूरी बात है वो. और मैं अपनी उस बात की शुरुआत एक कोटेशन के साथ करूंगा और साथ में हम डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा ज्ञान बांटेंगे. कुछ मुझे आपसे इस मामले में ज्ञान चाहिए होगा और कुछ पॉइंट्स मैं आपको दे सकता हूं. वो हमने चर्चा करनी है. कोटेशन आप प्लीज लिख सकते हैं.
फेलियर्स डिडंट प्लान टू फेल, दे जस्ट फेल्ड टू प्लान। कोटेशन लिखिए, फिर इस पे बात करते हैं। कोटेशन बड़ी प्यारी प्यारी आई हैं। आई विल सक्सीड नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, नॉर्थ कैंपस सेंटर से। कानपुर से अभिषेक जी बोल रहे हैं, इफ यू वांट सक्सेस यू हैव टू स्ट्रगल। हाजरा कोलकाता सेंटर, सक्सेस डजंट कम टू यू, यू गो टू इट। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, ये उसी के ऊपर बनी हुई है। थोड़ी सी और ज्यादा हमने इसको दार्शनिक अंदाज में बता दिया, पास्ट टेंस के रूप में। और फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, ये हमारा थोड़ा फ्यूचर में बताया जा रहा है कि अगर आप आज ये नहीं करोगे तो कल ये हो जाएगा। जो व्यक्ति आपको ऐसे मिलते हैं जिन्होंने कोई परीक्षा दी, चाहे वो जीवन की हो या पढ़ाई की हो, और वो फेल हो गए, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि उन्होंने ये प्लान किया था कि मैं फेल होकर दिखाऊंगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। हम जब भी किसी एग्जाम के अंदर, किसी स्ट्रगल के अंदर, किसी जॉब के अंदर, किसी काम में जाते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है सक्सेसफुल होने का। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कई बार हमें हार का सामना करना पड़ता है, हम फेल हो जाते हैं, हमारे सारे सपने जमीन के ऊपर आके मिल जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। क्या इसका कुछ रीजन है? हमारी कोटेशन इसके ऊपर थोड़ा सा रीजन क्या दे रही है कि हां, वो फेल हुए, उन्होंने ये सोचा नहीं, उन्होंने ये प्लान नहीं बनाया कि फेल होना है, लेकिन शायद प्लान बनाने में वो फेल हो गई। जैसा कि अभी ये कोटेशन और पढ़ी हमने द्वारका सेंटर से, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। आज ये वाली बात पर चर्चा करना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा ये सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, और जो ये सेशन आपका है, इस सेशन में आपकी कुछ ऐसी बातें हैं जो हर सेशन में नहीं हो सकती हैं। इट मीन्स कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, और ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स जिसको आपसे कोई छीन नहीं सकता है और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकते हो। क्या है पॉइंट्स जी? वो सबसे पहला पॉइंट कि इस अटेम्प्ट के अंदर जो आपका एग्जाम दिसंबर में होना है, हमारे पास बहुत अच्छा वक्त है, काफी वक्त है। और अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो जो अभी जून अटेम्प्ट हुआ, उसके लिए बच्चों को जितना वक्त मिलता है, आपके पास उससे लगभग 2.5 गुना वक्त है। सिर्फ एक अंदाजा लगाइए, 2.5 गुना वक्त। और अगर हमारे यहां के बच्चे इसी प्रकार पढ़ते हुए जैसा आप पढ़े हैं, अगर वो 180, 170, 150, 160 अंक प्राप्त कर सकते हैं, तो आपने तो उनसे 2.5 गुना पढ़ना है, 2.5 गुना ज्यादा पढ़ना है। हमारे साथ आपकी इंटरेक्शन ज्यादा होगी, टीचर्स के साथ आपके डाउट क्लियरिंग सेशन ज्यादा होंगे, हमारी काउंसलिंग, हमारी मोटिवेशन ज्यादा मिलेगी आपको हर टीचर से। तो क्या रिजल्ट उनसे बढ़िया नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 2.5 गुना रिजल्ट ले आओ। कैसे लाओगे भाई? 180 के ऊपर कहां चले जाओगे? 200 ही तो है ना मैक्सिमम। लेकिन हम ज्यादा बढ़िया रिजल्ट ला सकते हैं। ये कोटेशन देने का पीछे मेरा मकसद क्या था? कोटेशन एक और थी मेरे मन में, बट लिखते लिखते मैंने ये लिख दी। वो कोटेशन मैं आपको एक बताता हूं। जब कोई व्यक्ति फेल होता है, मैं कोटेशन नहीं बता रहा हूं, मैं उसका मीनिंग ही बता देता हूं। जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य में, परीक्षा के अंदर फेल हो जाता है, तो याद रखिएगा, वो इंसान फेलियर कभी भी नहीं है। कभी किसी इंसान की तरफ उंगली उठाकर मत बोलिएगा कि यू आर अ फेलियर। नो, फेलियर इज जस्ट एन इवेंट। ये एक छोटी सी घटना थी इतने लंबे जीवन के अंदर, जो शायद थोड़े सालों के बाद भूल भी चुके होंगे, याद भी नहीं आएगी कि मैं कभी फेल भी हुआ था। आज बस एक बहुत बड़ी घटना लग रही है। राइट? फेलियर्स आर नेवर अ पर्सन। कोई इंसान कभी फेलियर नहीं होता। फेलियर इज जस्ट एन इवेंट। ये एक छोटी सी घटना है जिसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन ये कोटेशन मैंने क्यों नहीं दी? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि हमारी अभी ये शुरुआत हुई है, तो हम क्यों ना पहले ही ऐसी तैयारी कर लें कि हमें उस चीज के बारे में सोचने की जरूरत ही ना पड़े। हमें इस समय क्या करना है? हमें चर्चा करनी है कि प्लान कैसे बनाना है। हमें यह चर्चा करनी है कि सक्सेसफुल कैसे होना है।
ठीक है। और पहला कारण मैंने आपको बता दिया कि आपका ये बैच इतना बढ़िया क्यों है, आपको इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी, इतना बढ़िया मौका इस बैच में मिला है कि आपके पास बहुत अच्छा वक्त है। और दूसरा एक फायदा बताता हूं। दूसरा फायदा, इस अटेम्प्ट के अंदर एक परसेंटेज होती है हमारे बैचेस के अंदर कुछ ऐसे बच्चों की जो एक बार और कोशिश करने के लिए आए हैं। एक अटेम्प्ट में उनको कुछ सफलता नहीं मिली, कोई भी कारण हो सकता है, किसी एक सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम थी, या ओवरऑल एग्रीगेट नहीं बना, या कभी शारीरिक तकलीफ हो सकती है, घरेलू तकलीफ हो सकती है, कोई भी ऐसा कारण बना जिससे वो एग्जाम को उस तरीके से नहीं कर पाए जैसा उन्होंने ड्रीम किया था, और अनफॉर्चुनेटली वो रह गए। तो उनके लिए हम बोल सकते हैं कि वो इंसान फेलियर नहीं है। फेलियर तो एक छोटा सा इवेंट था, वो तो कल भी स्टार हैं और आज भी स्टार हैं। दे आर द वॉरियर्स। और अगर किसी वॉरियर को छोटी मोटी पिन लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो निशानी होती है वॉरियर की, राइट। गिरते हैं शेर सवार मैदान जंग में ऐसा बोला जाता है। तो हमको क्या करना है, अब हमारे साथ हो सकता है ऐसे सीनियर्स हों जो ठीक है वही एग्जाम देने के लिए आए हैं जो हमने देना है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा है, तो उनके एक्सपीरियंस का यूज किया जा सकता है। हम उनके साथ चर्चा कर सकते हैं, वो अपने निजी कारण, वो कारण बताएं जो उनको लगता है कि इस कारण से सक्सेस नहीं मिली। और एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो किसी और की गलती से समझकर खुद वो गलती ना करे। अगर आज मुझे किसी से ये एक्सपीरियंस मिल जाता है कि ए बी सी इन 3 कारणों की वजह से मुझे दिक्कत हुई और मैं चाहूंगी या चाहूंगा कि आप ये ना करें, तो फिर मेरा फर्ज क्या बनेगा, उन 3 कारणों को एक पेपर पे लिख दूं और एक दीवार पे लगा दूं घर में, रोज देखूं कि ये मैं कर तो नहीं रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी उसी रास्ते पर जा रहा हूं जहां ये कारण ले जाते हैं। इतना बढ़िया फायदा बार बार नहीं मिलता है, राइट। सो थोड़ा सा टाइम, आई होप आप सब माइंड नहीं करेंगे क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूं वो आप सबके भविष्य के लिए कर रहा हूं। हम थोड़ा सा टाइम इस चर्चा में लगाएंगे कि अगर हम स्पेसिफिकली इस एग्जाम की बात करेंगे कि अगर इस एग्जाम में एक अटेम्प्ट रह गई तो ऐसे कौन कौन से कारण थे, चाहे आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है, आपको अगर वो कारण दिखते हैं, आपने समझे हैं, किसी से सुने हैं, तो आप मुझसे शेयर कीजिए। मैं यहां पर उनको नोट डाउन करूंगा और मैं चाहूंगा आप सब लोग अपनी कॉपी में उनको लिखिए। और ऊपर बड़ा बड़ा क्या लिखना है, डेंजर, खतरा, ये वाली चीजें खतरनाक हैं, बच के रहो। डेंजर जहां लिखा होता है भाई बच के रहो, 4000 वॉट का करंट है, इन चीजों में वही करंट है, हमें उनसे बच के रहना है। तो क्या मैं आप सब लोगों से कुछ ऐसे कारण पूछ सकता हूं जो आपकी समझ के अनुसार इस एग्जाम के अंदर फेलियर का कारण बनते हैं? मैं आप सबके इनपुट चाहूंगा और मैं जो लिखूंगा वो प्लीज आप भी लिखिए सब, और इन्हें एक शीट के ऊपर लिखकर अपने स्टडी टेबल पर, घर में, कमरे में, जहां आप रोज देख सकते हैं, प्लीज जरूर लगाइएगा, बहुत जरूरी है। और डेली पढ़ना है और डेली आपने बस एक ही क्वेश्चन पूछना है। इसमें से मैंने तो नहीं किया कुछ आज का क्वेश्चन रोज पूछना है। कारण जो नजर आएंगे बड़े सिंपल होंगे, आपको लगेगा अच्छा ये भी कारण था, ये तो पता है मेरे को। प्रॉब्लम क्या आती है, मुझे पता है वो कारण है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं भी वही कर रहा हूं। बस सिर्फ यहां पंगा है, सिर्फ यही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। सबसे पहला लिखिए lack of practice, lack of concentration, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण लेस टाइम स्पेंट ऑन स्टडी एट होम।
ओके, नो टाइम स्केड्यूल, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ज्यादा बहुत पढ़कर भी कई बार कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूं। ओके, एक और अच्छा कानपुर सेंटर से आया है, बैड टाइम मैनेजमेंट, ये हमने पहले नहीं लिखा है, ठीक है, चलो नो टाइम शेड्यूल में तो यही बन गया, बट यहां पर इन्होंने अच्छी बात लिखी, बैड टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम हॉल। ये बहुत ही एक जबरदस्त कारण है। 50% से ज्यादा बच्चों को ये नहीं पता होता एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है, कितना टाइम बिताना है, और उस चक्कर में ऐसा डिसबैलेंस हो जाते हैं वो कि वो उबर नहीं पाते हैं, राइट। और एक अच्छा कारण, आई मीन इंपॉर्टेंट कारण, अच्छा नहीं बोलूंगा, वो है जी भुवनेश्वर सेंटर से बताया, बैड फ्रेंड्स, यानी कि बैड कंपनी। वेस्टेज ऑफ टाइम वो आ जाएगा नो टाइम स्केड्यूल के अंदर। स्ट्रेस एक कारण हो जाएगा जी, स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए मैं दूसरा वर्ड लिख देता हूं यहां पर, जो ज्यादा सूट करेगा और आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल नहीं करनी है, वो है टेंशन। ओके, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमने लिख दिया। अब इसका उल्टा हो जाएगा जी, ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत बढ़िया, ओवर कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा कारण है। जब हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, हमें लगता है हमको तो बहुत कुछ आता है यार, तो हम पढ़ने के ऊपर थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं, वहीं पर हमारे हाथ से जो गेम है वो निकल जाती है। लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस, आप देखिए ये सब कारण आपको पता है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं ये चैलेंज करूं, देखा मैंने तुम्हें एक नई चीज बता दी, मैंने कोई नई चीज नहीं बताई है, मैंने सिर्फ आपके सामने रखी है। ये चीजें हमें पता है बट हम इग्नोर करते हैं, हम सोचते हैं ये हम नहीं करते हैं, दूसरा कोई करता है, बट अगर आप अपने शेड्यूल को देखो तो आप भी यही कर रहे हो, राइट। इनको एक पेपर पे लिखना है प्लीज, ये एक हमें हर वो स्टेप करना है जो मुझे जीत हासिल करा सकता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, और ये एक बड़ा स्टेप है। ओके जी, और एक बढ़िया चीज बताइए जी, चितरंजन पार्क से, सबकी प्यारी सबकी मनमोहनी व्हाट्सएप। हाय सर, ये क्यों बोल दिया, हाय हाय, यही हम सोच रहे थे कि बस सर इतने सारे कारण हो गए हैं, शायद खत्म होने वाला है ये पार्ट, और व्हाट्सएप का नाम ना आए, मेरी प्यारी व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप का नाम आएगा तो इसके साथ दूसरी किताब भी आएगी, चेहरे की किताब, तो ठीक है चेहरे की किताब भी लिख देते हैं। बड़े जबरदस्त कारण है ये, पढ़ रहा हूं, बार बार देख रहा हूं, अगर बीप बजी तो देख रहा हूं, नहीं बजी तो देख रहा हूं। क्यों नहीं बजी भाई, यार मेरे दोस्त मर गए क्या, पता नहीं कहां चले गए, ठीक है यार मैसेज करो यार, हालचाल तो पूछो। अच्छा किसी का मैसेज नहीं आया बड़ी देर, चलो मैं ही कर देता हूं, हाय कितना पढ़ा, कितनी देर पढ़ा, अब 4 घंटे बातचीत शुरू, मैंने तो ये वाला कर लिया, मैंने ये वाला कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया, टाइम वेस्ट। वो बातें कहां की कहां पहुंच जाएंगी हमें नहीं पता, और फिर एंड में सेटिस्फेक्शन होगी, यार बड़ी सारी पढ़ाई की बातें होगी, आज तो जबरदस्त पढ़ाई हो गई, मजा ही आ गया, आज तो ऐसा लगा जैसे पूरी की पूरी इको खत्म हो गई लेकिन हुआ क्या है, असल में पूरा का पूरा टाइम खत्म हो गया, करा कुछ भी नहीं। वो कहते हैं ना क्या था वो, कमाया धमाया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, कुछ ऐसी एक पुरानी कहावत थी। चले जी, और एक बहुत बड़ा कारण, एब्सेंटिज्म, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने शायद,
आपके फेवरेट शब्द के अंदर लिख देता हूं। हाँ जी, आपके फेवरेट शब्द बंकिंग। बंक करा यार, आज चिल मारने का मन कर रहा था, तो चिल को मार दे भाई, चिल को मार के वापस आ जाना पढ़ने। चिल मारेंगे भैया 8 घंटे 5 घंटे, क्या करोगे यार, चिल तब मारना। आप 4 दोस्तों को बुला रहे हो, यार चल चिल मारते हैं, कहां आना है, ली मेरिडियन के टॉप पे आ जा, रूफ टॉप रेस्टोरेंट पे, वहां बैठेंगे आराम से, चिल मारेंगे पूल के अंदर बैठ के। वो होती है चिल। लगाओ 30,000 रुपया 4-5 घंटे में और बोलो चिल मार के आए यार, बस मूड कर रहा था। ये होती है चिल। ये कौन सी चिल होती है, दोस्तों से पैसे उधार मांग रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, सॉफ्टी खा रहे हैं, चिल मार ली। भाई टाइम आएगा, उसका भी टाइम आएगा। ये वाली भी चिल बड़ी शानदार है। ये भी चीजें मैं ये नहीं बोल रहा हूं गलत है, टाइम की बात होती है। आपका एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद आपको 1 महीना मिलेगा, रोज चिल मारो, चिल मारो, जिंदा करो, फिर चिल को मार दो, फिर चिल को जिंदा कर दो, जो मर्जी करो तुम। टाइम होता है, बस थोड़ा सा टाइम ही तो देना है, 2-4 महीनों की तो बात है। लेकिन ये कौन बताए, अगर पेरेंट्स बताए तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, यार पेरेंट्स रोज हम यही कहते हैं। चलो जी, इसमें और भी आ गए आपके प्यारे, हाइक, वही चैट, लाइन, ये सब मैं बोलूंगा गलत नहीं है। अगर आप अपने दोस्तों से व्हाट्सएप या हाइक पर या किसी पर क्वेश्चन के आंसर पूछ रहे हैं, आप एक ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये बुरा नहीं है। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। मैं भी आपको अपना नंबर दूंगा कि कल को किसी को प्रॉब्लम होती है मुझे बताए। मैं भी फेसबुक का एक पेज बनाकर आपको दूंगा। आप में से कोई भी व्यक्ति को डाउट है, आप सीधा फेसबुक के पेज के ऊपर आप वो अपना पोस्ट करो, मैं उसको जब पढ़ूंगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो कोई भी व्यक्ति आएगा, एक ही डाउट हजारों बच्चों के सामने से गुजर रहा है, बाय चांस किसी का सेम डाउट है, वो दोबारा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, उसको वही आंसर मिल गया। तो ये हम टेक्नोलॉजी का एक अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप और हम आईटी की वजह से पढ़ रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल है। जो वक्त जो हमें डिमांड कर रहा है, हमें बस वही करना है, राइट। और देखते हैं और क्या आया जी। वाइबर, स्काइप, ये सारी चीजें इसी में आ गई। आप सोशल मीडिया मान लीजिए, ये सारा जो है वो सोशल मीडिया है। ओके, एक आती है हेजिटेशन। ये प्लीज याद रखिएगा, आप क्लास में पढ़ रहे हैं और मैं अगर यहां पर खड़ा हूं, मेरा सिर्फ एक काम है, आपको सेटिस्फाई करना है। जो मेहनत मेरे से हो सकती है वो मेरा फर्ज है करना। अगर मैं नहीं करता हूं तो आई एम नॉट अ गुड टीचर। लेकिन अगर आपके मन में डाउट है और आप मुझसे पूछ ही नहीं रहे हो, तो बताओ मैं क्या कर सकता हूं। आप मेरे से डाउट पूछो, मैं उस डाउट को जब आपका क्लियर ना करूं, आपने मुझे मेरा व्हाट्सएप पे या ईमेल भेजी और मैंने उसका जवाब नहीं दिया, कई दिन हो गए, तो फिर गलती मेरी होगी। लेकिन अगर आप हेजिटेट हुए, आपने मुझसे नहीं पूछा, तो आई एम वेरी सॉरी, वो गलती आपकी हुई। अगर आप ऐसे हेजिटेट करोगे तो होगा क्या, वो डाउट एक डाउट ना रहकर वो कई चीजों को जोड़कर एक बहुत बड़ा डाउट बन जाएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है, चाहे डाउट आपको सुई की नोक बराबर नजर आ रहा हो, वो डाउट टीचर की नॉलेज में तुरंत जाएगा। मैं आपको अपने नंबर या ईमेल इसलिए दे रहा हूं, आपका डाउट मेरे पास भेज दो, आपकी आधी टेंशन खत्म। भाई मैंने जो है गेंद सर के पाले में फेंक दी, अब सर जाने और डाउट जाने, मेरी टेंशन खत्म। अगर वो डाउट मेरे को अगली क्लास से पहले बता देंगे तो ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में दोबारा पूछ लूंगा। आपने बार बार पूछना है, बाय चांस मुझसे स्किप हो जाए तो प्लीज आपने बार बार पूछना है। आपका डाउट क्लियर करना मेरी पहली ड्यूटी है, क्योंकि एक डाउट क्लियर होते ही 10 चीजें और समझ में आ जाती हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है, चीज बड़े आराम से समझ में आती है और जबरदस्त नंबर आएंगे। ये सब चीजें कलेक्शन में चल रही हैं। ओ माय गॉड, सबसे बड़ा रीजन कानपुर सेंटर ने तो भैया, आई थिंक ये लिख ली होंगे आपने, बहुत बड़ा खुलासा। देखिए, गौर से देखिए इस आंसर को, जो आंसर अब मैं लिखने जा रहा हूं, ये सबसे बड़े रीजंस में से एक आता है। और प्लीज डोंट माइंड, कल परसों ये रीजन लाइव मैंने देखा तो मुझे भी रियलाइज हुआ। वो रीजन है जी, मैंने कॉम्बिनेशन में डाल दिया लड़की वाली दोस्त या लड़के वाला दोस्त। कैसा दोस्त बताने की जरूरत नहीं है, मेरे से ज्यादा समझदार हो तो आप खुद समझ सकते हो, वो वाली या वो वाला, मतलब ठीक है।
ये बहुत खतरनाक रीजन है, बहुत खतरनाक रीजन है। क्लास में बैठे हैं और जानू का मैसेज आ जाए तो रिप्लाई करना बनेगा, क्योंकि जानू बहुत गुस्सा होते हैं, जानू बाद में बहुत डांटेंगे, है ना, या डांटेगी, रिमांड लग जाएगी। तो बड़ा फर्ज होता है बहुत हमारा फर्ज है तुरंत मैसेज करना है, जानू क्लास में हूं, बाद में मिलता हूं ना। तो भाई ये नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा भाई अपने सपने के लिए सेल्फिश बनिए। और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इज नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है, अपना डिसीजन है। मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूं कि वो किसी के लिए भी नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा रिलेशन आपके ड्रीम के बीच में आ रहा है तो आप खुद बताइए वो पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, है ना। और एक ट्रू रिलेशन की पहचान ऐसे ही होती है, जब आप सपने की तरफ भाग रहे हैं तो वो आपका जो रिलेशन है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, चाहे वो फियांसे है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे दोस्त हैं, वो आपके साथ साथ धक्का मारने वाले होने चाहिए, ना कि टांग खींचने वाले। ये आपने डिसाइड करना है हाउ टू हैंडल हिम और हर। इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बस इतना बोलूंगा आपका ड्रीम पूरा होना चाहिए। इनमें से कोई भी कारण अगर आप कर रहे हैं या आपके साथ हो रहा है, जाने में या अनजाने में, तो मेरी आपसे गुजारिश है कृपा करके जाग जाइए। चैन से सोना है तो जाग जाओ। एग्जाम के बाद चैन की नींद सोएंगे, रिजल्ट भी नहीं देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है 180 से नीचे आने ही नहीं है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो आएगी नींद बढ़िया वाली। ऐसी नींद का कोई फायदा नहीं है। एग्जाम भी ऐसे तैसे दे दिया, आधी क्लास बंक हो गई, आधे टेस्ट बंक हो गए। टेस्ट सबसे बढ़िया रीजन होता है बंक करने का। एग्जाम में टेस्ट है, चलो जी आज डेट पे जाना है। आपसे फ्रेंकली बात कर रहा हूं, बड़े बच्चे हो सारे, हम एज अ फ्रेंड बात कर रहे हैं। प्लीज कोई भी ऐसा ना फील करे मैं किसी को पिन पॉइंट कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेस्ट बंक हो गया, मन में क्या आया, टेस्ट ही तो है यार, मैं बाद में कर लूंगा, ये बाद में कर लूंगी, टेस्ट का क्या है, टेस्ट ही तो था, सर ने कोई नई बात तो बताई नहीं ना, तो मैंने क्लास थोड़ा ना बंक करी, मैं तो पूरी तरह ईमानदारी से काम कर रही हूं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो टेस्ट ईंट दर ईंट जोड़ता है मेरी सक्सेस की दीवार के अंदर। एक दीवार गायब हो गई, राइट। अगर मेरी क्लासेस ईंट है तो फिर ये मेरा टेस्ट एक लंटर के रूप में काम करता है। आप जानते हैं एक एक मंजिल बनती है, फिर हम ऊपर शटरिंग करते हैं, लंटर लगाते हैं, तो टेस्ट मेरा वही एक इफेक्ट रखता है। और अगर मैंने ऐसे टेस्ट ही नहीं रखे तो मैं जितनी मर्जी बड़ी इमारत बनाऊं वो नीचे आ जाएगी। आप में से कई लोगों को बातें कड़वी भी लग सकती हैं, कोई बात नहीं, दवाई कड़वी हो तो क्या हो गया। मेरे को फायदा देने वाली चीज जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाए, चाहे वो जैसे मर्जी हो, कड़वी हो, मेरे लिए अच्छी है। ये एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा, राइट। और एक हाथ की कमी, डेडिकेशन की कमी, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कमी, ये सब कमियां भी आपको साथ साथ देखनी है। इनमें से कोई भी ऐसी कमी नहीं है जो मेरे को बतानी पड़े आपको। आप सब समझते हैं, अच्छे से जानते हैं। बस आज आपने क्या काम करना है, सीरियसली एक बड़ा चार्ट पेपर जो आता है, ये काम में आपको लग सकता है आधा घंटा, आपको ना लगाना हो, आपने अपनी कॉपी में नोट कर ही लिया है, वो दे देना अपने किसी छोटे भाई बहन को, वो बना देंगे। इसको एक बड़े चार्ट के ऊपर बनाइए और अपने रूम के अंदर लगा दीजिए, राइट। फोटो खींच लीजिए, मोबाइल के डेस्कटॉप पे मोबाइल का वॉलपेपर ये होना चाहिए। ये चीजें जितनी ज्यादा आपको बार बार याद रहेंगी कि मुझे ये नहीं करनी है, उतना मुझे ये उम्मीद है कि आप सही रास्ते के ऊपर जाएंगे, बुरे पे जाते जाते फिर से सही पे आएंगे। बुरा मतलब गलती की तरफ जाते जाते फिर से सही रास्ते पे आएंगे। आई होप आप सबके लिए कुछ हेल्पफुल रही है ये। इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं जी, यूट्यूब। ऐसे कोई भी कारण आपके भी मन में आए, आप वो भी जोड़ सकते हैं अपने चार्ट के अंदर। मकसद सिर्फ एक है, मुझे मेरी जीत चाहिए। जीत मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको प्राप्त करके रहूंगी। ये जोश, ये घूसा जो पड़ जाए उसके मुंह पर, जो आपके रास्ते में आ रहा है, ये जोश नहीं होगा तो नहीं जीतने वाले। मैं पहले बता रहा हूं, बढ़िया से बढ़िया टीचर, बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी मिल जाए,
अगर आपके अंदर दम नहीं है ना, आप में सनक नहीं है, पागल नहीं हो आप अपने लक्ष्य को, कुछ नहीं हो सकता है। वो पागलपन आप लाओ। हम ऑलरेडी पागल बंदे हैं, ठीक है, मतलब मैं अपने लिए बोल रहा हूं, सॉरी, मैं किसी और फैकल्टी के लिए इसमें नहीं जोड़ना चाहूंगा। मैं इस मामले में सनकी हूं, मुझे बच्चों की सेटिस्फेक्शन चाहिए, दिन हो रात हो जब मर्जी हो, मुझे बच्चा खुश चाहिए बस। उसके लिए जो पापड़ बेलने में तैयार हूं, आप मेरे साथ बेलो, मजा आ जाए। आपको मैं नंबर दे देता हूं अपना, ये मिटा दूं, ठीक है। एक बार ये जरा मैं भी इसको लिख लूं, तो मैं इसको ऐसा करता हूं, मैं इसकी फोटो ही ले लेता हूं, क्योंकि लिखने में तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो क्लास के बाद लिख लूंगा मैं, फोटोज अलाउड नहीं होती हैं, ठीक है। कोई भी आप में से अपने सेंटर में भी फोटो ना यूज करे, वो अलाउड नहीं होती हैं। हाँ जी, अब मैं आपको अपना नंबर दे देता हूं। ईमेल जो आपके लिए स्पेशली एक फेसबुक का पेज मैं बनाऊंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास तक या उससे आगे दे दूंगा, ठीक है। वो मैं एक पेज ऐसा बनाऊंगा जिसमें सिर्फ सीपीटी के आप स्टूडेंट्स के लिए ही होगा, तो आप ही के डाउट्स हम वहां शेयर करेंगे। मेरी कोशिश ये भी रहेगी, अगर मेरे पास आपके डाउट व्हाट्सएप वगैरह पे आते हैं तो मैं उनको भी इंटरनेट के ऊपर फेसबुक पे जब भी बैठ पाऊं, मैं बहुत कम बैठता हूं, तो जब भी बैठ पाऊं तो मैं वहां पर उनको पोस्ट कर दूंगा। हाँ जी, बच्चों को मेरा ना फोन नंबर पहले ही याद है, फटाफट लिख दिया जी। ये शिखाई होगी, पता है मेरे को, देख रहा हूं बेटे, देख रहा हूं। चलिए ये नंबर लिख लीजिए। ये मेरा नया नंबर है, अभी 1 या 2 दिन में फंक्शनल हो जाएगा। हम दोनों में से कोई भी चल रहा होगा, आप उस पर भेज सकते हैं। आई थिंक वो आइडिया हो ही जाता है कि कौन सा नंबर चल रहा है। अच्छा, आप नहीं हो, कोई बात नहीं, कोई तो है। दया, कुछ तो गड़बड़ है, सॉरी शिखा, कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो है जिसने मेरा नाम मेरा फोन नंबर लिखा है। ढूंढ के लगाया, पता लगाएंगे इसका। ईमेल जरूरी नहीं है अपर केस में हो, लोअर केस में भी चल जाता है। ईमेल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो पासवर्ड के लिए होती है सिर्फ। चलिए, आई होप आप सबने नोट कर लिया है। मेरा सपोर्ट आपके साथ है, माई ब्लेसिंग्स आर विद यू एंड आई एम विद यू। बस आप मेरे साथ हो जाओ, फिर देखो मजा। चले जी, अब आ जाते हैं जी हम। ओके आंचल, क्लास के बाद देखता हूं तुम्हारे को। नहीं, मेरे को एडजेक्टिव्स प्लीज मत दीजिए, ठीक है। किसी की तारीफ पब्लिकली ऐसी नहीं करनी चाहिए। चलो जी, अब हम जरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और लास्ट टाइम बताइए क्या करा था हमने, एक ब्रीफ इंट्रो किया था हमने। क्या था उसके अंदर? हमने आई थिंक डिमांड पढ़ी थी, डिमांड की डेफिनेशन कर ली थी हमने। ओके जी, हमने डिमांड की डेफिनेशन के साथ साथ फीचर्स कर लिए थे। हाँ, फीचर्स मतलब डिटर्मिनेंट्स। आई थिंक ये 2 ही टॉपिक किए थे हमने। ओके, देखिए जी, हमारा जो अब पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, मैं आपको एक छोटा सा रफ आइडिया देता हूं। जैसे जैसे हमने टॉपिक्स करने हैं, हमें पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं लिखना, हमने लिखना है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। मीन्स वी हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन। और हमारी कोशिश रहेगी जो भी टॉपिक हम यहां कर रहे हैं, हमें उसके अंदर से क्वेश्चंस ढूंढने हैं, बनाने हैं और सॉल्व करने हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। हम जैसे जैसे टॉपिक्स कवर करते जाएंगे,
साथ साथ उनके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते जाएंगे। आपका पैटर्न ऐसा होना चाहिए, आपने जो टॉपिक मुझसे पढ़ा आज ही ये जाकर रिवाइज हो जाना चाहिए मेरी बुक में से, एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए मॉड्यूल में से आज ही रिवाइज हो जाना चाहिए। आपके हाथ में एक हाइलाइटर या एक पेंसिल या एक पेन जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आपके पास होना चाहिए। जब आप रीडिंग कर रहे हो, चाहे वो मेरी बुक हो चाहे मॉड्यूल हो, कोई आलस नहीं होना चाहिए कि एक बार पढ़ लिया अब दोबारा मॉड्यूल भी पढ़ूं क्या, अरे इतनी आफत नहीं मची हुई, तो आफत आएगी भी नहीं भैया, आफत लानी पड़ेगी, जीने मरने का प्रश्न बनाना पड़ेगा, आप डबल पढ़ाई भी करनी पड़े करो। मार्कर पेंसिल इनको हाथ में रखिए, जो इंपॉर्टेंट वर्ड या लाइन नजर आए तुरंत, अरे यार ये तो क्वेश्चन की तरह दिख रहा है, तुरंत अंडरलाइन करो और साइड में पेन या पेंसिल से बड़ा सा लिख दो क्यू, राइट। वो क्यू आपको इंडिकेट कर देगा कि यहां एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। ये बहुत जरूरी है आदत। इस आदत का फायदा यह होगा कि जब एग्जाम के टाइम आपने सिर्फ अपना मॉड्यूल या मेरी बुक या कुछ भी मटेरियल उठाकर जब पढ़ना होगा, आप कुछ नहीं पढ़ोगे, सिर्फ जहां जहां पर क्यू लिखा हुआ है आप सिर्फ उसको पढ़ते जाओगे, सिलेबस पूरा हो गया। एंड टाइम में हमें पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो यह आदत आप सब बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर डिमांड और फीचर्स इन दो की हमने बात करी, तो मैं कुछ क्वेश्चन इससे पूछ लेता हूं इससे रिलेटेड। अगर डिमांड की बात करते हैं तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, अगर हम डिमांड के अंदर क्वेश्चन कर देते हैं तो यह बताइए डिमांड सिर्फ डिजायर डिमांड हो सकती है, यस या नो? क्या डिजायर डिमांड हो सकती है? नो। ओके, अगर मुझे डिमांड बनानी है तो डिजायर के साथ मुझे दो चीजें मेन जोड़नी है। वो दो चीजें क्या है? तुरंत आंसर आने चाहिए विद इन 2 सेकेंड्स, क्योंकि ये बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाँ जी, सुंदर विहार सेंटर जल्दी बताइए। वेरी गुड, सुंदर विहार सेंटर से फटाफट जवाब आ गया। परचेजिंग पावर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नॉर्थ कैंपस से बिल्कुल ठीक जवाब आया, क्योंकि मैंने बोला था दो चीजें, परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस, राइट। ओके, अब मेरा क्वेश्चन, डिमांड के अंदर विलिंगनेस चाहिए, क्वेश्चन है किस लिए चाहिए? 1 सेकंड लगना चाहिए जवाब, बहुत छोटे से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं अभी, ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। डिमांड में विलिंगनेस किस लिए चाहिए? जिसका पहला सही आंसर आएगा मैं सिर्फ उसका नाम लूंगा। यही कंपटीशन है, ठीक है। वो बजर राउंड देखे हुए आपने कॉम्पिटिशन्स में, जिसका बजर पहले जिसने दबा दिया उसी का नाम लिया जाएगा। यहां सबसे पहले मेरे को बताया नॉर्थ कैंपस सेंटर से 2 पे। जवाब सबके ठीक आए, नाम मैं 1 का या 2 का ही लूंगा, बस अभी 1 का लेता हूं, 2 पे। चलिए अगला मेरा क्वेश्चन, इफ द गुड्स आर इंफीरियर देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड? क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा, सोचिए जल्दी, जल्दी से बताइए। हाजरा सेंटर से सबसे पहले जवाब आया इनवर्स, लखनऊ सेंटर से जवाब आया डायरेक्ट, भुवनेश्वर से जवाब आया नेगेटिव। इनवर्स, इनडायरेक्ट, निर्माण विहार सेंटर से जवाब आया नेगेटिव, ये सारे ठीक हैं। डायरेक्ट यहां पर गलत है, मैंने क्वेश्चन ये बोला था इफ द गुड्स आर इंफीरियर, ठीक है बेटा। इंफीरियर गुड्स के अंदर इनकम और डिमांड में अपोजिट रिलेशन होता है। ओके, अब ये बताइए व्हाट विल हैपन टू द एक्सपेंडिचर स्पेंट बाय अ कंज्यूमर इफ ही हैज डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट? मैं हिंदी में भी एक बार बता देता हूं। एक व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर किसी एक वस्तु विशेष के प्रति उसका प्यार बढ़ चुका है, उसकी अट्रैक्शन, उसकी आदत बढ़ चुकी है।
जी आप सबके आंसर ठीक है। हाजरा सेंटर से सबसे पहले जवाब आया स्पेंड मोर ऑन इट। द्वारका सेंटर ने बोला नो इफेक्ट। ऐसा क्यों भाई? देखिए मेरा क्वेश्चन क्या था, अगर एक किसी भी वस्तु के प्रति आपका प्यार, आपका लगाव बढ़ रहा है तो उस वस्तु पर किया जाने वाला खर्चा ज्यादा होगा या कम होगा? तो इसका आंसर तो यही आएगा ना, ज्यादा होगा। द्वारका सेंटर आपको समझ में आ रही है? प्लीज आप एक बार दोबारा रिप्लाई कर दीजिए कि क्लियर हुआ, क्योंकि आपने बोला था नो इफेक्ट। आई होप अब क्लियर हो गया आपको। ठीक है, कोई घबराहट वाली बात नहीं है। कोई गलत आंसर भी दे दे तो कोई टेंशन नहीं है। बात यह है आपने आंसर देना है, गलत दोगे तो उसी समय ठीक हो जाएगा, कोई घबराहट वाली बात नहीं है। तो साउथ एक्स सेंटर से भी यही आ गया जी जवाब कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। आप सबको बात समझ में आ गई? ये बड़ी बेसिक बातें हैं। मैं ये क्वेश्चन अभी क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन से एक आदत बना रहा हूं कि कैसे आपको समझ में आएगा और क्या टॉपिक आएगा। अभी जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, क्योंकि अभी कुछ सेंटर्स में नए बच्चे भी आ रहे हैं, तो जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं अभी मैं जानबूझकर ज्यादा फास्ट नहीं चल रहा हूं, क्योंकि एक तो हमारे पास वक्त बहुत है और दूसरा मुझे ये टॉपिक एक बार दोबारा रिपीट करने हैं। आप सबकी रिवीजन हो जाएगी और नए बच्चे आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, सबका फ्लो एक जैसा हो जाएगा। तो आज मैं एक टॉपिक और करा देता हूं, लेकिन यही सब टॉपिक्स हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं और आप सब लोगों को समझने हैं। जो जो कॉपी में नोट किया हो उसको एक बार दोबारा पढ़ते जाना, राइट? और अगर कोई चीज एक्स्ट्रा लगे तो लिख लेना। चलिए एक पॉइंट और आया है लखनऊ सेंटर से, जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। प्राइस बढ़ने पर, क्वेश्चन इनका जो है मैं जो समझ पा रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। लखनऊ सेंटर कंफर्म कर देंगे कि जो मैंने बोला वही वो बोलना चाह रहे थे। प्राइस बढ़ने पर इंफीरियर गुड की डिमांड में क्या चेंज होगा, ये इनका क्वेश्चन है। प्राइस बढ़ने पर इंफीरियर गुड की डिमांड में क्या चेंज होगा? और जहां तक मैं गेस कर रहा हूं, जो प्राइस है वो उस इंफीरियर गुड का ही है। तो क्वेश्चन इनका ऐसे बना कि इंफीरियर गुड के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो डिमांड के साथ क्या होगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। अगर इंफीरियर गुड के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड के साथ क्या होगा। असल में मैंने ये टॉपिक अभी यहां नहीं कराया है, आज मैं इसको कराने के लिए मैं सोच रहा था मैं करा दूं। तो आपको हो सकता है इसका जवाब अभी ना पता हो, और मेरे पास जितने आंसर्स आए हैं सारे गलत आए हैं, तो इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बेटा मैं इसको अभी कराऊंगा, ठीक है? आज हम एक बार इसको कर लेंगे। और मैं बता देता हूं, ये जो आज मैं कराऊंगा टॉपिक आपको एक्सेप्शन, ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जो आपने फैक्टर्स करे थे डिमांड के उससे अलग है, उल्टा है, राइट? तो अगर ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे आपको समझने में तो आप बार बार पूछ लेना, पूछने में कोई हर्ज नहीं है, बस आपको क्लियर होना चाहिए। अभी तक बहुत सारे आंसर्स आए हैं मेरे पास और इसमें देहरादून सेंटर से आंसर बिल्कुल ठीक आया। अब वो क्या आया वो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं, ठीक है? सबसे पहले ये एक्सेप्शन पढ़ने से भी पहले हमें एक टॉपिक करना है। फैक्टर्स आपने कर लिए तो अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। तो जरा हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आज हमारे दो टॉपिक तो हो ही जाएंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? हाँ बेटे, इंफीरियर गुड्स का जो रिलेशनशिप है वो मैंने अभी पूरा डिस्कस करना है, आप घबराए नहीं, मैं अभी सारा बताऊंगा। इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन मतलब ज्यादा नहीं किया और ना ही उसके आंसर पे चर्चा करी। अभी हम करेंगे। हम पहले इसको शुरू करते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? बताइए जी, लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन अगर मुझे शुरू करनी हो तो पहले क्या लिखना पड़ेगा? एग्जाम क्वेश्चन है ये। ज्यादातर मैं कुछ भी जब आपसे पूछूंगा ना तो आप ये ध्यान रखिएगा
तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम का क्वेश्चन है, और मैं आपके दिमाग में उन क्वेश्चंस को बसा देना चाहता हूं, फिट हो जाए आपके दिमाग में। एग्जाम में आएगा तो आप इतना खुश होगे कि यार जो सर ने कराया एज इट इज आ रहा है। कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो एज इट इज वही टपकेंगे वहां पर जो मैं कराऊंगा, और थोड़े भी नहीं, कई सारे। बिल्कुल सुंदर विहार सेंटर से फर्स्ट जो वर्ड था वो बिल्कुल ठीक आया। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं सेट्रस पेरिबस। सेट्रस पेरिबस, और उसके बाद जो आपने जो बोला वो बिल्कुल ठीक था, सियालदा सेंटर से आया इसके बाद कि प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड विद डिमांड। तो हम क्या बोलते हैं, सेट्रस पेरिबस कॉमा देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सेट्रस पेरिबस जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? सेट्रस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। कुछ बच्चों ने वो लिख भी दिया था, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी बाकी सब। अब आपको अपने माइंड में क्या लाना है अदर थिंग्स के अंदर? अदर थिंग्स में आपको लाना है जो हमने फैक्टर्स ऑफ डिमांड किए थे, सारे के सारे फैक्टर्स फिक्स्ड सिवाय एक के, और वो कौन सा फैक्टर है जी? प्राइस। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी? सेट्रस पेरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। इनके बीच में आप देख सकते हैं इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स कैसे हो गया जी? अगर प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी बढ़ती है, अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी गिर जाती है। तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना, इसको आप अपनी पर्सनल लाइफ में देखिए। आप मार्केट में जाते हैं, जो सामान आप खरीदना चाहते हैं उस सामान के सबसे पहले आप दाम पूछते हैं कि ये कितने की है, वो वस्तु कितने की है। और जब आप ये देखते हैं कि वो वस्तु आपने जो निर्धारित किया था बजट कि मैं इतना पैसा इस पे खर्च करूंगा, उस बजट से ऊपर चली जाती है तो आपकी डिमांड कम हो जाती है। और अगर वो वस्तु आपके निर्धारित बजट के अंदर आ जाती है, काफी अंदर होती है, तो आप तुरंत डिमांड बढ़ा देते हो। तो ये एक हमारा लॉ बन जाता है, एक नियम है मांग का। मांग मतलब डिमांड, राइट? सप्लाई को बोलते हैं पूर्ति और डिमांड को बोलते हैं मांग। सो मांग का नियम क्या कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी, यानी आपका मूल्य और किस वस्तु की कितनी मात्रा आप ले रहे हैं, इनके बीच में आपको एक नेगेटिव उल्टा रिलेशन नजर आएगा। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी गिरेगी, और अगर प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, आप सब लोगों ने भी यही चीज बोली है, बिल्कुल ठीक। आई होप ये वाली चीज क्लियर। चलिए, ये तो हमें समझ में आ गया, ये तो बहुत आसान था, पता था हमको। ठीक है, अब फिर अगला टॉपिक, रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। अगर ये रिलेशनशिप डिमांड और उसके प्राइस, क्वांटिटी और उसके प्राइस के बीच में बन रहा है, तो क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये बनता है? रीजंस जानते हैं। सबसे पहले हाजरा सेंटर ने मुझे बताया, पहला रीजन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये पहला रीजन है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लखनऊ सेंटर से आया आंसर इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये नहीं होगा सर, यहां पर ये फैक्टर में था, फैक्टर ऑफ डिमांड यहां नहीं आएगा। हाजरा सेंटर से एक और आया, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा जी, एक सेंटर से एक ही सही आंसर मैं यहां पर देखूंगा, उसके बाद वो सेंटर दूसरों को मौका दे और शांत रहे। और कोई सेंटर बताइए, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होने के
और क्या क्या रीजन होते हैं। कानपुर सेंटर से आया इलास्टिसिटी, नहीं चलेगा। जयपुर लालकोटी सेंटर से आया इनकम इफेक्ट, ये चलेगा। अब इसके बाद सुंदर विहार सेंटर से आया है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। चलिए, एक आंसर देने के बाद आप शांत रहेंगे, दूसरों को मौका मिलेगा। इनकम हो चुका है, जयपुर लालकोठी का दूसरा नहीं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं आता इस पे। सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, यमुनानगर, निर्वाण विहार, सुंदर विहार, सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हम लिख चुके हैं ना। और सेंटर बताइए, और वो बताइए। भुवनेश्वर से एक और आया, सही आया है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, बिल्कुल ठीक, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। भुवनेश्वर सेंटर, लखनऊ सेंटर, जयपुर लालकोठी, यही आया है। साउथ एक्स से एक और आया है, डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी, तो मैं इसके लिए बन जाएगा नंबर ऑफ यूजेस, बिल्कुल ठीक। और बताइए जी। और कोई आता है इसमें? नहीं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन यहां नहीं आएगा, वो एक्सेप्शन में चला जाएगा। पॉपुलेशन का नंबर फैक्टर्स के अंदर था, वो हमने वहां पढ़ लिया था। और देखिए, मेरे ख्याल तो सारे ही हो गए हमारे। हाँ जी, सारे ही हो गए बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, आप सब अब जरा ध्यान से देखिए इनको। इन सबको समझाने से पहले इन सबको समझाने से पहले क्यों ना हम इस टेबल का और इस लॉ का एक डायग्राम क्रिएट करते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि ये कैसा शो करा जाता है। डायग्राम मैं छोटा ही बना रहा हूं ताकि स्क्रीन पे आपको आराम से नजर आ जाए। ये है जी हमारा 100 रुपीज प्राइस था, मैं 50 कमोडिटीज कंज्यूम करता हूं, प्राइस 50 हो गया, मैंने कमोडिटीज बढ़ाकर 120 कर दी। यहां फिगर चेंज करने के हिसाब से बस मैंने चेंज कर दिया, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये मेरा है लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम, जो इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है। प्राइस गिर रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो रही है। सिंपल है, आपको पता ही है, कोई नई चीज नहीं है। अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं इसके साथ। अब हमने क्या याद रखना है? हमने याद ये रखना है, इनको एक्सप्लेन करते हुए जब भी आप इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, आपका जो आंसर है वो इस डायग्राम के अंत के ऊपर अंत होना चाहिए। मीन्स अगर आप इस एक टॉपिक को समझाते हो तो जो भी रीजन आपने दिया, कोई भी टेबल या एग्जाम्पल आपने दिया, अगर मैं उस एग्जाम्पल को डायग्राम के ऊपर कोशिश करूं बनाने की, तो एज इट इज यही डायग्राम बने। ये मैंने निशानी क्यों बताई? क्योंकि यहां मैं देखता हूं कि बच्चे गलत दिशा के अंदर उस पॉइंट को ले जाते हैं, और एंड में जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो गलत ऑप्शन चुन लेते हैं और नुकसान हो जाता है। ठीक है, वो हम देखते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ DMU। लॉ ऑफ DMU पूरा का पूरा अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे इसी चैप्टर के अंदर इसका एक अच्छा बड़ा टॉपिक है, और कुछ थ्योरीज भी हैं, कुछ डायग्राम्स भी हैं, वो हमने आगे करने हैं। यहां पर हम एक बेसिक फंडा बनाएंगे कि लॉ ऑफ DMU की वजह से लॉ ऑफ डिमांड चलेगा कैसे। लेट्स सी।
हाँ, जो आपने बताया हाजरा सेंटर, यही वाली डेफिनेशन हम आगे करेंगे। यहां पर हमने डीएमयू के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना है जो हमारी मार्केट के अंदर हमारी एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। जो आप मेरे को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो हम पढ़ेंगे जब हम इसका पूरा का पूरा लॉ और इसकी डिटेल्स वो सारी करेंगे। आपने जो डेफिनेशन दी कानपुर सेंटर से, द्वारका सेंटर से, वो बिल्कुल ठीक है कि अगर एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी की ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करता है तो अगली हर यूनिट से मिलने वाला जो फायदा या यूटिलिटी है वो पहले से कम हो जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। और वो कंजम्पशन इमीडिएटली होनी चाहिए, उसी समय, स्पैन ऑफ टाइम नहीं आएगा, बीच में गैप नहीं आएगा। वो हम आगे भी पढ़ेंगे, बट यहां पर मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं। आप एक जीन्स लेने के लिए गए मार्केट के अंदर। आपके मन में था कि मुझे एक जीन्स लेनी है, मेरी एक जीन्स ऑलरेडी पुरानी हो चुकी है या खराब हो चुकी है और मुझे एक परचेज करनी है। यही माइंडसेट लेकर आप बाजार गए थे। आपने वहां जीन्स देखी, एक अच्छी लगी, जो प्राइस रेंज आपने बोला वो उस प्राइस रेंज की भी थी, 700 रुपए, यही आपका आइडिया था। 700-800 यही आपके मन में था। आ गई, आपने ले भी ली। आपने बोला ठीक है जी, इसको पैक करा दो। चलो, अब सेल्समैन का तो भाई एक ही काम होता है, सेल बढ़ाना, सैलरी तो इसी की मिल रही है। अब सेल्समैन ने आपके लिए और 3-4 बढ़िया बढ़िया जीन्स रखी सामने और आपको क्या बोलता है, सर ये लास्ट पीस बचा है, ये सेल वाला है, ये इंपोर्टेड है, इसकी सर फिनिश देखिए। सर आप जानते नहीं हो, ये वही जीन्स है जो सलमान खान ने जय हो में पहनी थी। आप यकीन नहीं करोगे सर, वही जीन्स है, इसी की 1000 कॉपियां बनी है, उसी में से लास्ट रह गई है। तो वही जीन्स है जो वहां पहनी थी, बस 1000 कॉपी बनी है। आप समझ ही चुके हैं क्या है वो। तो वो करने की कोशिश क्या कर रहा है, वो आपको एक और बेचने की कोशिश कर रहा है। अब भाई आप तो चालाक हैं, समझदार हैं, एक रैशनल कंज्यूमर है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये जीन्स एक और मेरे फायदे की नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं जो बजट मेरा था और जो मेरी जरूरत थी वो मैं ले चुका हूं। हां, अगर वर्ड लगा दोगे साथ, भाई अगर ये वाली जीन्स तुम मेरे को देते हो 500 रुपए में तो डन है बात, तो मैं ले लेता हूं। क्या आप सब लोगों ने ऐसा कभी एक्ट करा शॉप पर? एक टी शर्ट खरीदी, एक टॉप खरीदा, एक सैंडल खरीद लिए। अब दूसरा भी अगर दुकानदार फोर्स करता है तो अगर माइंड में एक पिक्चर बन जाती है हमारे, हमें लगता है कि हाँ ठीक है, ऐसी चीज है जो कभी खराब नहीं होगी, तो फिर आप बोलते हो भैया इतना लगा रहे हो तो मैं ले लेती हूं, नहीं तो मेरे को कोई जरूरत नहीं है, रखो अपने पास ही रखो इसको, है ना। तो अब दुकानदार जो है, अब वो अपना तिकड़म लगा के सोच रहा है, यार मेरा इतना कॉस्ट है, इतना प्रॉफिट है, इतने में भी बिक जाए, ये हो जाएगा। अगर उसको सूट करता है वो कह देता है यस। तो आपने उसको बोला 500 दीजिए, अगर 500 में देते हो तो मैं 2 खरीद लेती हूं। पहले एक ले रहा था 700 में, ठीक है, मैंने एक जीन्स खरीदी 700 में, अब वो उसको मैंने बोल दिया 500 में देते हो तो मैं सेकंड जीन्स भी ले लेता हूं। अगर मैंने ऐसा बोला तो क्या यही रूल बन गया? 700 एक, 500 2, और इसमें रूल क्या चला कि जब एक जीन्स लेने के बाद मेरी यूटिलिटी, मेरी सेटिस्फैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, अब मुझे सेकंड यूनिट तब खरीदूंगा ना जब रेट कम होंगे, क्योंकि मुझे उससे मिलने वाला फायदा पहले वाली जीन्स के फायदे से कम होना है। तो जब मुझे फायदा ही कम होना है, एज अ रैशनल कंज्यूमर मैं उस सामान के प्राइस ज्यादा दूंगा क्यों? तो यहां पर हमारा काम आया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहां हमने इसको इतना ही पढ़ना है डीएमयू को, इसका डिटेल तो हम बाद में पढ़ेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। ये एग्जांपल है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, इसको 1 सेकंड में फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं इसी को रब करके आगे चल पड़ता हूं।
चलिए आगे चलते हैं। पहले मैं चाहूंगा कि आप मुझे ट्राई कीजिए इसका आंसर देने की। इनकम इफेक्ट लॉ ऑफ डिमांड का रीजन कैसे है, इनकम इफेक्ट में होता क्या है, कुछ आइडिया? लेट्स सी। सबसे पहला जवाब निर्माण विहार का आया, बट गलत जवाब था वो। एक्चुअली उन्होंने जो, और उसके बाद भी 5-6 जो जवाब आए हैं वो सब आप मेरे को डिमांड का रूल बता रहे हो। जो डिमांड में होता है इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, मैंने वो नहीं पूछा। मैंने पूछा लॉ ऑफ डिमांड के अंदर रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड में इनकम इफेक्ट क्या होता है। मैं खाली इनकम नहीं पूछा मैंने। रोहतक सेंटर से इसका सही जवाब आया, और देखते हैं जी और कौन दे रहा है। देहरादून सेंटर से भी बिल्कुल सही जवाब आया, उत्तम नगर सेंटर से भी बिल्कुल सही जवाब आया। वेरी गुड, आपने बात पकड़ ली कि है क्या असली में इसका जो रीजन है। साउथ एक्स सेंटर ने भी पकड़ लिया, लखनऊ सेंटर से भी सही जवाब आ गया। द्वारका सेंटर ने भी जो एक्सप्लेनेशन दी है वो उसी जवाब की तरफ जा रही है, बिल्कुल ठीक। भुवनेश्वर भी ठीक, जयपुर भी ठीक, कानपुर सेंटर ने नहीं, वो जो बोला है वो गलत है। चलिए अब देखते हैं सीक्रेट ये है क्या, जो इतने सारे सेंटर से इतना बढ़िया बढ़िया जवाब आया। अगर कुछ सेंटर से नहीं भी आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तो डिस्कशन करके एक चीज को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सियालदह सेंटर से भी आया, बट वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप पूरा दिन मेहनत करके पैसा कमाते हो और हर रोज अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए 100 रुपए का फ्रूट लेते हो। 100 रुपए से ऊपर आप नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि इनकम कम है। मान लीजिए ये आप एप्पल लेते हो, आपके बच्चों को एप्पल बड़ा अच्छा लगता है, तो अभी तो आप ही बच्चे हो, एप्पल तो खाती नहीं होगे, पता है मुझे। मोमोज लिखता तो मजा आ जाता लिखकर, बट अच्छी चीज लिखनी है। एप्पल 10 रुपए का एक आ रहा है और 10 एप्पल आप खरीदते हो, 100 रुपए आपका टोटल खर्च हो रहा है, ठीक है। अब अगर एप्पल का प्राइस 5 रुपया हो जाए, ठीक है, एप्पल का प्राइस कम हो गया, 5 रुपए पर आ गया, और अभी भी आपने बोला कि मैं इसके ऊपर 100 रुपीज ही खर्च करूंगा, 100 रुपीज से ना ज्यादा ना कम, तो क्या अब उसके प्राइस कम होने की वजह से आप पहले से ज्यादा सामान खरीद सकते हो या नहीं? ऑब्वियसली ज्यादा। कितना खरीदोगे अब आप? 20, है ना। तो हुआ क्या, एक वस्तु के दाम के अंदर कमी आने पर बिना उसके ऊपर ज्यादा पैसा खर्च किए जब आप उसकी मांग ज्यादा कर सकते हो, ज्यादा खरीद सकते हो, तो इसको कहते हैं इनकम इफेक्ट। और अब मेरा क्वेश्चन है जो आपसे, और मुझे पूरी उम्मीद है आपका जवाब भी आएगा, यहां पर ये जो इफेक्ट आया उसमें क्या चीज शो हो रही है, क्या चीज इंक्रीज हुई यहां पर? अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि एक वस्तु के दाम गिरने पर एक ग्राहक उस वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीद सकता है, तो किस चीज के अंदर बढ़ोतरी हुई है, कौन सी चीज बड़ी है जो कंज्यूमर की है?
कौन सी चीज बड़ी है जो कंज्यूमर की है? क्वांटिटी इज नॉट द राइट आंसर। जी हां, चितरंजन पार्क सेंटर से आया जिसका जवाब परचेजिंग पावर। आप सब ये नोट जरूर कीजिएगा, ये सब एग्जाम क्वेश्चन है। ऐसे ही बाउंसर आते हैं और मेरे बच्चे बाउंसर्स को कवर ड्राइव की तरह खेलते हैं, ये ले चौका, ये ले छक्का। मजा उसी चीज में ही है। चैलेंज तो आए, बट हम ऐसे तैयार, हम कहेंगे चैलेंज था, इसमें तो दाढ़ भी गीली नहीं हुई यार, इतना आसान। ओके, हाजरा सेंटर से एक और नाम बताया जी, वो भी बिल्कुल ठीक है, रियल इनकम। आपकी परचेजिंग पावर या आपकी रियल इनकम बढ़ गई, राइट, ऊपर हो गई। उतना ही पैसा खर्च करा, सामान ज्यादा लिया। पहले उतने पैसे में 10 यूनिट आती थी, अब उतने पैसे में 20 आती है। समझने की कोशिश कीजिए, इनकम में कोई चेंज नहीं, लेकिन हम ज्यादा खरीद के ला रहे हैं। आई होप सबको समझ में आ गया। और भी कई सेंटर से सही जवाब आए हैं। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं, एक बार देख लीजिए इसको। इनकम इफेक्ट का मतलब यह होता है जब किसी वस्तु के दाम के अंदर, किसी सामान के प्राइस यानी दाम के अंदर गिरावट आ जाती है, वो गिर जाते हैं, तो उसकी वजह से मेरी क्षमता बढ़ जाती है, मेरी कैपेसिटी बढ़ जाती है उस सामान को खरीदने के लिए। जैसा कि आप एग्जाम्पल बोर्ड पे देख रहे हो, एप्पल अगर 10 रुपए का था तो मैं सिर्फ 10 क्वांटिटी खरीदता था, क्योंकि मुझे सिर्फ 100 रुपया ही खर्च करना है। लेकिन आज अगर वही एप्पल 5 रुपए का हो जाता है, अभी भी 100 रुपए ही खर्च करूंगा मैं, लेकिन मुझे मिलेंगे कितने? 20 एप्पल। उतने ही पैसे में अगर मैं कोई वस्तु ज्यादा लेकर आ पा रहा हूं, तो इसको बोला जाता है रियल इनकम इंक्रीज हो चुकी है, या परचेजिंग पावर इंक्रीज हो चुकी है। और वही चीज हम यहां पर देख रहे हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, इनकम इफेक्ट इज रिलेटेड विद विच फिनोमिनन, किस नियम के साथ इनकम इफेक्ट जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए फिनोमिनन है वो रियल इनकम या परचेजिंग पावर। दूसरा क्वेश्चन, इनकम इफेक्ट में किस चीज के अंदर इंक्रीमेंट होता है, किस चीज में, या ऐसा मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, इनकम इफेक्ट के अंदर किस चीज में पॉजिटिव इफेक्ट आता है। आपने ऑप्शंस ध्यान से देखनी है। अगर वहां पर क्वांटिटी का नाम हो तो फिर क्वांटिटी, और अगर रियल इनकम या परचेजिंग पावर का नाम हो तो ये लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि यही दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है, दो नहीं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा कि जब क्वेश्चन ट्रिकी आ जाते हैं और हमें ऐसा फील होता है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से 3 या 2 के अंदर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, कंफ्यूजन हो रही है, तो क्या करना है। मैं इसका कुछ एग्जांपल्स भी आपको शो करूंगा नेक्स्ट टाइम, मेरी कोशिश रहेगी। और हमको ये कंफ्यूजन दूर करने के तरीके डिस्कस हम कर लेंगे साथ साथ। मतलब जो जो माइंड में आता जाएगा मैं आपको वो चीज बताता जाऊंगा। आई होप ये क्लियर हो गया जी। ये किसी ने उतारना है तो प्लीज फटाफट नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। मिटाना क्या है, इसको आगे ले जाते हैं। चले जी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हाजरा सेंटर ने पहले बता दिया कि हम लेते हैं इसके अंदर कोक और पेप्सी। मैं इसमें कंसीडर करता हूं कि कोक मेरा मेन प्रोडक्ट है और पेप्सी उसका सब्स्टिट्यूट गुड है। अब एग्जांपल हम एक ही ले रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, आप जवाब दीजिए
कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को मैं इसके अंदर किस प्रकार लागू कर सकता हूं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अगर आता है तो यहां होगा क्या, मुझे वो समझाइए। बोथ आर सेम। देखिए, कोक और पेप्सी दो अलग अलग ब्रांड हैं। कई लोग कोक पसंद करते हैं, कई पेप्सी पसंद करते हैं, तो हम इसलिए इनको सब्स्टिट्यूट गुड मान रहे हैं। हाजरा सेंटर से आया कि प्राइस ऑफ कोक डिक्रीज होता है तो पेप्सी की डिमांड इंक्रीज होती है। जरा सर सोच के देखिए, आपने जो बोला वो ठीक है? समझ में आ गया उनको, उन्होंने क्या करा, लिखना कुछ था, गलत लिख गए, कोई बात नहीं। कानपुर सेंटर से इसका जो सही जवाब है वो मुझे आया है। देखिए, मैंने आपको एक चीज बोली थी, इसमें ना कई जवाब आए हैं। चितरंजन पार्क से आया, निर्माण विहार से आया, द्वारका से आया, सियालदा सेंटर से आया, साउथ एक्सटेंशन सेंटर से आया, रोहतक सेंटर से आया। आप सबके जवाबों में एक चीज कॉमन है, आप एक प्रोडक्ट के, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसके दाम को बढ़ाकर दिखा रहे हो। मैंने आपको एक छोटी सी निशानी बताई थी कि जब भी हमें इनका कोई नियम फॉलो करवाना है, मेरे माइंड में वो डिमांड और जो डिमांड का लॉ ऑफ डिमांड का जो डायग्राम है वो होना चाहिए। तो अगर मैंने कोक को बोला है मेन गुड, तो आपको उस डायग्राम के अनुसार दिखाना है। डायग्राम है जी ऐसे, तो अगर मैं यहां कंसीडर करता हूं कि कोक 10 रुपए की है और पेप्सी भी 10 रुपए की है, 50 क्वांटिटी ये ले रहे हैं लोग और 50 क्वांटिटी ये ले रहे हैं। ओके जी, नॉर्थ कैंपस सेंटर से पॉजिटिव रिलेशन उन्होंने बोला, ठीक है, लेकिन हमें बेटा यहां ये देखना है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार मुझे कैसा शो करना है। मतलब मेन हमारा थीम ये है, मुझे इस डायग्राम को यहां पर प्रेजेंट करना है अपने एग्जाम्पल के अंदर। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये ढंग से नहीं होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब सुंदर विहार सेंटर से आया, देखो पहले इंक्रीज वाला था वो गलत है, अब डिक्रीज वाला आ गया। यस, अब बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है जी। अब लखनऊ सेंटर ने भी ठीक लिख दिया। वो पॉजिटिव रिलेट हो रहा है डिमांड दूसरी से या नहीं, वो नहीं देखना हमने इस समय क्या देखना है कि मेरा लॉ ऑफ डिमांड इस रीजन से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से चलता कैसे है। अब जरा आप सारे ध्यान से देखिए, आप इधर क्लियर हो जाएगा। आप भुवनेश्वर सेंटर कह रहे हैं एग्जाम्पल रॉन्ग है, आप जरा एक बार समझ लीजिए, अगर दिक्कत आएगी तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। मैंने लिया कोक मेरा मेन प्रोडक्ट, पेप्सी मेरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, दोनों के प्राइस 10-10 रुपए, दोनों की डिमांड 50-50 रुपए। यहां तक मैंने इसको बराबर कर दिया। अब आगे देखिए, मुझे इसके हिसाब से चलना है। कोक मेरा मेन प्रोडक्ट है, तो ये माइंड में रखते हुए मैं कोक के प्राइस को कम करता हूं। जैसे ही मैंने कोक के प्राइस को कम किया, कोक पीने वालों की संख्या बढ़ गई। लेकिन क्या ये आसमान से टपके लोग? नहीं। इधर देखिए जरा, इसका प्राइस तो अभी भी 10 रुपए ही था, बट क्योंकि अब मेरे कंपैरिजन में ये ज्यादा महंगी हो गई है, कुछ लोग यहां से छोड़कर इधर आ गए। इधर से वो लोग माइनस हुए -20 और इधर आकर हो गए वो +20। अगर मैं इस डायग्राम को यहां दिखाता हूं तो जब 10 था तो 50 लोग खरीदते थे कोक के दाम 8 आते ही 70 लोगों ने खरीदा। तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट व्हेन आवर प्रोडक्ट बिकम्स चीपर इन कंपैरिजन टू इट्स सब्स्टिट्यूट, more and more people starts purchasing it, or in other words people shift from that substitute good to our main good.
जब दो वस्तुओं के दाम, जो वस्तु एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, जब एक वस्तु के दाम गिर जाते हैं तो दूसरी वस्तु से लोग डिमांड छोड़कर इस वस्तु की तरफ आ जाते हैं। तो अपने आप ही इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी कम हो जाएगी प्राइस में बिना चेंज आए। अगर खाली आप इसको देखेंगे तो ये आपका डिक्रीज इन डिमांड वाला बनेगा, वो भी हमने पढ़ना है, ये अलग चलेगा। बट यहां पर मेरा बन जाएगा लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, यहां पर देखिए ध्यान से, जो मेरा मेन प्रोडक्ट था, ये बड़ा मेन पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप ऐसा कोई क्वेश्चन माइंड में आएगा और आप उसका लॉजिक बना रहे होंगे तो ये लॉजिक आपके माइंड में चलना चाहिए। जो मेरा मेन प्रोडक्ट था, मैंने उसके प्राइस को गिराया। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आए थे, उसमें आपने प्राइस बढ़ाकर मुझे बताया था, बात गलत नहीं बताई थी आपने, बट यहां पर वो रूल चल नहीं पा रहा था, इसलिए हमने लॉ ऑफ डिमांड चलाया कि प्राइस कम हुआ तो लोग ज्यादा आ गए। आई होप सबको क्लियर हो गया कैसे समझाना है इसको। ठीक है, नोट करना कर लीजिए फटाफट। हो गया जी सबका। चलिए जी, हाँ जी, अब एक क्वेश्चन आया है कि प्राइस इंक्रीज करने पर सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं आएगा। देखो, सब्स्टिट्यूट तो तब भी आएगा। एक्चुअली लॉ ऑफ डिमांड को समझाने के लिए हम यही बताना चाह रहे हैं कि डिमांड बढ़ती कैसे है। आप इसको चाहें तो उल्टा भी बता सकते हैं, बट जो नॉर्मल ट्रेंड है वो मैंने आपको बताया। अगर आप प्राइस बढ़ने की बात करते हो ना, तो आप फिर ऐसा बोलोगे कि जब इसका प्राइस बढ़ गया तो कस्टमर भाग गए, तो वो भी लॉ ऑफ डिमांड शो होता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है। आप वैसा बता सकते हो। चीजें तो दोनों ठीक है, मैं इधर से ऊपर जाकर बताऊं या ऊपर से नीचे आकर बताऊं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस नॉर्मल जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाते हैं और इसका रीजन देखते हैं तो हम डिमांड को बढ़ता हुआ दिखाते हैं, जैसे इनकम इफेक्ट में बढ़ती हुई दिखाई। ठीक है, अब नंबर ऑफ कंज्यूमर्स में भी, अभी जो अगला टॉपिक है उसमें भी ऐसे दिखाएंगे, बस इसलिए रूल गलत नहीं था आपका। चलिए जी, हमारे जो लास्ट के टॉपिक रह गए हैं दो इसके अंदर, एक है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स और दूसरा है नंबर ऑफ यूजेस। बहुत सिंपल है, इनके लिए शायद हमें कुछ लिखने की भी जरूरत ना पड़े। बड़ा सिंपल सा लॉजिक, अगर एक वस्तु आज 100 रुपए की बिक रही है मार्केट में और अच्छी चीज है, सब लोगों को पसंद है, आज अगर वो 70 रुपए में आ जाए तो निश्चित रूप से और ज्यादा लोग और ज्यादा कंज्यूमर्स उस वस्तु को खरीदना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही एक वस्तु के दाम गिरे, संख्या बढ़ चुकी है उन उपभोक्ताओं की, उन कस्टमर्स की जो उस सामान को खरीदते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड बन गया। अब इसका उल्टा भी देख लेते हैं, अगर एक वस्तु के दाम बढ़ गए तो जो लोग ये सामान खरीद रहे थे उनमें से कई लोग शिफ्ट हो जाएंगे किसी और प्रोडक्ट पे, तो डिमांड कम हो जाएगी, तो भी लॉ पड़ गया। और नंबर ऑफ यूजेस, अगर एक वस्तु, ठीक है, द्वारका सेंटर से भी जवाब आया था, ठीक है बिल्कुल, नंबर ऑफ यूजेस में अगर एक वस्तु सस्ती हो जाती है तो मैं उसके प्रयोग ज्यादा कर देता हूं। एक एग्जांपल है इसमें मिल्क। आजकल दूध इतना महंगा हो चुका है, आप जानते ही हैं। अगर दूध आज 47, 48 इस प्रकार चल रहा है तो हम सिर्फ पीते हैं। अगर यही दूध 20 रुपए हो जाए, 25 रुपए, 30 रुपए हो जाए,
तो शायद हम हर एक हफ्ते के बाद घर पे खीर बनाने लग जाएं। अगर ये चला जाए 20 रुपए तो शायद हफ्ते में 2 बार खीर बने, और अगर ये हो गया 10-15 रुपए तो आप सारे दूध से नहाना भी शुरू कर दोगे, राइट। इतना फर्क पड़ता है, हमारे यूजेस बढ़ जाते हैं। और अगर यही दूध 80-90 रुपए हो गया ना, तो हम मदर डेयरी के सामने जोर से 5 बार लंबी सांस लिया करेंगे, 1 लीटर दूध हो गया, चलो घर। हम फिर खरीदेंगे नहीं, हम सूंघ के गुजारा कर लेंगे कि भाई हो गया बहुत, इससे ज्यादा पीना सेहत के लिए हानिकारक है। जैसे ही दाम बढ़ेंगे हम यूजेस कम कर देंगे, दाम घटेंगे हम यूजेस बढ़ा देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। जैसे कि बिजली है, दूध है, और कोई ऐसी आइटम होती है जो हम रेट के अनुसार हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं उसको कितना यूज करना है। आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं जी। आज का हमारा जो टॉपिक, मैं सोच रहा था एक्सेप्शन भी हो जाएगी, बट मैंने सोचा आराम आराम से करते हैं, टाइम तो बहुत है हमारे पास, राइट। अगली क्लास में हम कुछ और अच्छी डिस्कशन भी करेंगे और चैप्टर का टॉपिक भी करेंगे, और मैं आपसे कुछ सवाल जवाब भी करूंगा। जो अब तक पढ़ाया उसमें से आसान होंगे क्योंकि अभी टॉपिक ज्यादा नहीं हुए हैं, और मैं आशा करता हूं कि कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिसका जवाब आप मुझे गलत दे रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं जी, तब तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक का पेज मैं आपको दे दूंगा, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लिया करेंगे। चलिए जी, मिलते हैं हम ब्रेक के बाद, आई मीन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, थैंक यू।